नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अग्रवाल। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रोजगार विद 360 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है और मैं क्या करने आई हूँ अपने चैनल पे नया। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। ये एक किताब है जो सभी जानते हैं, ये बहुत फेमस किताब है। और उसी किताब का ये इंडेक्स है, ये बुकेबलरी पार्ट का इंडेक्स है। मैंने इसमें से ग्रामर पार्ट का इंडेक्स हटा दिया है। हम ग्रामर पार्ट का जो इंडेक्स है वो हम फिर कभी कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ग्रामर बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रूट से उठा जाता है और किस तरह से हम द हिंदू के बड़े बड़े आर्टिकल्स को ब्रेक करना सीखेंगे, उनके सेंटेंस को ब्रेक करना सीखेंगे। एक छोटी से छोटी चीज़ें जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है। हम लगता है कि द हिंदू कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब आपको सेंटेंस ब्रेक करना आ जाएगा, आपको पता होगी कि इस सेंटेंस में कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है और किस प्लेस पर आई है। अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाए तो आपके लिए सारी चीज़ें इजी होने लगेंगी। लेकिन वो बाद में, अभी हम फिलहाल ये देख लेते हैं वोकेबलरी पार्ट्स में हम क्या करने आए हैं। देखिए, ये आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम किस तरह से वोकेबलरी सीखेंगे इस चैनल पे। देखिए, जैसे आपने देखा होगा इंडेक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1, ईडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 2, और जैसा कि देख रहा है फ्रेजल वर्ब्स एंड वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। लेकिन आज हम कुछ पार्ट्स में देखेंगे कि हम ईडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट्स 1 में से देखेंगे। हम धीरे धीरे करके पूरे ईडियम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे, ईडियम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम कुछ चीज़ें आपको समझाने आए हैं कि आप किस तरह से इंग्लिश को सीखेंगे। देखिए किस तरह से आपको मज़ा आता है और आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे। और एक बार आपने मुझसे पढ़ लिया ना ये चीज़ें, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा सबसे पहले लिखा हुआ है अचील सील्स ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, जिसका मतलब होता है कमजोर पहलू, कमजोर पक्ष। अब हम इसको याद कैसे करें। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखा होगा कि मैंने लिखा है ट्रिक्स में, यहाँ पर अच्छी को अच्छी लिख दिया है, ले को ले, हील्स को एडी लिख दिया है। मैंने इसी में से सब कुछ निकाला है और अब हर ईडियम को इसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ से अचील्स को अच्छी पढ़ लेते हैं, हमने वही चीज़ लिख दी है। ठीक है, ले जैसे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, आप है ना यहाँ से हिंट में ले सकते हैं। जैसे ले है, ले को हम ले लिख देते हैं। हील्स को हमने एडी लिख दिया है, ये तो सभी जानते हैं कि हील का मतलब एडी होता है। तो देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, सबको पता है, और ये बहुत नाजुक जगह होती है, बहुत जल्दी ज़्यादा फट जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी बेसलिन लेके आते हैं। कहाँ से? अच्छी सी बेसलिन लेके आएंगे मार्केट से और हम अपनी एड़ियों में लगाएंगे। क्या करेंगे? एड़ियों में लगाएंगे, जिससे हमारी एड़ियाँ कभी फटे ना और अच्छे से रहें। तो ये क्या है? कमजोर कमजोर पहलू है हमारी, क्या इसका? हमारे बॉडी का कमजोर पहलू क्या हो गया? एड़ियाँ हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया, अचील्स हील्स का मतलब हो गया कमजोर पहलू या कमजोर पक्ष। इसका मतलब होता है इंग्लिश में स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है, क्लियर हुआ? किस तरह से याद किया कि हमारी जो सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं, हम मार्केट से क्या लेकर आएंगे? हम मार्केट से एक बेसलिन लेकर आएंगे। जो बेसलिन कैसी होगी? अच्छी वाली होगी, और उसे लगाने से हमारी एड़ियाँ कैसी हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। इसी तरह से आपको याद हो गया होगा, अच्छी चीज़ का मतलब होता है कमजोर पहलू या कमजोर पक्ष। यहाँ पर जो कमजोर चीज़ है वो क्या है? एड़ी है। क्लियर हुआ? आगे देखें। देखिए, तीसरा नंबर क्या है? एड फ्यूल टू फायर। सेकंड इडियम है एड फ्यूल टू फायर, टू मेक अ मैटर वर्स। आग में घी डालना। जैसे मान के चलिए, मैं कहीं से जा रही हूँ, रास्ते में देखा कहीं आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। मैंने वहाँ क्या डाल दिया? जाते थोड़ा सा फ्यूल अपने पास से लेकर क्या कर दिया? डाल दिया। मैंने क्या कर दिया उसमें? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? फ्यूल ऐड कर दिया। देखिए, यहाँ पर आपको जो ट्रिक्स दिख रही है ना, वो ट्रिक्स इसी में से ही निकाली गई है। मैं कुछ अलग से नहीं निकाल रही, मैंने इसी में से ट्रिक्स निकाली हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ ऐड लिखा हुआ है। ऐड है तो क्या है? फ्यूल। फ्यूल आपने देखा, फायर का मतलब आग। कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते देखा कहीं आग लगी हुई है।
ठीक है। अब आग लगी हुई है तो हम क्या करेंगे फिर, उस आग में थोड़ा सा हमारे पास जो फ्यूल था हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, आग में और क्या डाल दिया, घी डाल दिया अपने पास से। तो ये क्या हो गया, ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है टू मेक अ मैटर वर्स। समझ में आया, क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एन आर्म चेयर जॉब, जिसका मतलब होता है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और चेयर पे बैठे हुए हैं। आप देखेंगे जो चेयर है उसमें आपको अच्छे से आराम से कंफर्ट होकर बैठे हुए हैं, आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, आप अपनी भुजाओं को अच्छे से सटा के उस पर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब आपकी नौकरी अच्छी है। क्या है, आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है और अच्छा खासा कंफर्ट भी मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ऐसी आसान एवं अच्छी हाई वाली नौकरी जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आप अपनी भुजाओं को फैला के आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं। इसी का मतलब होता है एन माने एक, आम चेयर मतलब भुजाओं वाली कुर्सी पे, जॉब माने जॉब। इस तरह से देख लीजिए, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्राइंड, जिसका मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। जिसका हिंदी का मतलब हो गया अपना स्वार्थ सिद्ध या स्वार्थ से भरा उद्देश्य। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि लकड़हारा सभी जानते हैं, लकड़हारा जो होता है वो क्या कर रहा है, अपनी कुल्हाड़ी को घिसे ही जा रहा है। काफी देर तक उसने अपनी कुल्हाड़ी को घिसा, क्यों घिसा, क्योंकि जिससे वो घिस जाए और वो अच्छे से पेड़ काट सके। क्योंकि जितनी पक्की और जितनी नुकीली उसकी कुल्हाड़ी होगी उतनी जल्दी वो पेड़ काट पाएगा। इसी तरह से हम इसका एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए एक्स माने आप सब जानते हैं लकड़ी हो गई, ग्राइंड माने क्या हो गया, घिसना। अब जैसे देखिए, अब आप वो क्या कर रहा है, अपनी कुल्हाड़ी को क्या कर रहा है, खूब घिस रहा है। क्या कर रहा है, खूब घिस रहा है वो अपनी कुल्हाड़ी को, जिससे वो क्या कर सकता है, अच्छे से पेड़ काट सके। तो इसका मतलब है वो किस लिए कर रहा है, वो खुद के स्वार्थ के लिए तो कर रहा है। इसमें उसका ही स्वार्थ है। अगर वो लकड़ी अपनी कुल्हाड़ी को घिस रहा है, काफ़ी देर तक उसने घिसा, उसे नुकीली बना लिया, तो उससे उसी का फायदा है। तो वो किस लिए कर रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उसका उद्देश्य है कि मेरा भला हो, इसीलिए क्या कर रहा है वो, उस कुल्हाड़ी को क्या कर रहा है, घिस रहा है। इसी तरह से हम इसे याद कर लेंगे, ये हमारी एक ट्रिक बन गई। इसका मतलब है एन एक्स टू ग्राइंड, जिसका मीनिंग हो गया समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, कुछ सेल्फिश रीजन हो उसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है एन आयरन, एन आयरन का मतलब है एन आयरन विल। जैसे कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ विचार या दृढ़ इच्छा शक्ति। जिस एक बात बताइए, लोहा बहुत कठोर होता है, ये सभी जानते हैं। अगर आयरन का मतलब है लोहा, विल का मतलब है विचार। क्या, विल का मतलब विचार। लोहे जैसे विचार हो किसी के, अगर किसी के लोहे जैसे विचार हो, क्योंकि सभी जानते हैं आयरन काफी स्ट्रांग होता है, सॉलिड चीज होती है। ठीक है, अगर वो सॉलिड जैसी चीज होती है तो हमें पता है कि वो इस तरह से, सॉलिड मतलब अच्छे विचार वाला इंसान, जिसके पास दुनिया भर का नॉलेज ही नॉलेज हो। तो ऐसा इच्छा शक्ति या ऐसी विल पावर, जिसका क्या ऐसी विल पावर हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो। तो इसका मतलब हो गया ए आयरन विल, जिसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसे दृढ़ विचार या दृढ़ इच्छा शक्ति बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जिस पर मजबूत इंसान, कैसे जैसा, लोहे जैसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, जैसे कि लिखा हुआ है एन ओल्ड फ्लेम, इसका मतलब है ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। इसका हिंदी में मीनिंग हो गया प्रेमी या पुराना प्यार। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रिक्स में, एन का मतलब मैंने यहाँ से एक निकाला है, मैंने इसी में से लिया है। ओल्ड का मतलब पुराना, फ्लेम माने आग। ठीक है, अब देख बताइए, जैसे दो लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने जला ली आग। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने पुराने रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप एक बात समझिए, जैसे आपने देखा होगा ओल्ड फ्रेम, पुराने क्या हो गए,
पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, किसके सामने, आग के सामने बैठ करके। जैसे दो लोग होते हैं ना, आराम से आग जला ली और आराम से बातें कर रहे हैं, पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं, अच्छे टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम याद कर लेंगे कि एन ओल्ड फ्लेम, एन एक एन का मतलब एक, ओल्ड माने पुराना और फ्लेम माने आग। कैसे लोग, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं। जैसे कि ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन दी पास्ट, प्रेमी या पुराना प्यार। जैसे कि आगे देखिए, आगे देखिए जैसे लिखा हुआ है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, जिसका मतलब हो गया ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अपनी उम्र से परे बुद्धिमान होना या अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। अब जैसे इसे कैसे याद करें, देखिए एक ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा आप सभी के घर में काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग होंगे, आपके दादा दादी होंगे, आपके पापा मम्मी होंगे, कोई भी जो आपसे बड़े हों उम्र में, वो आपको क्या करते हैं, हमेशा तसल्ली देते हैं कि हम आपके सिर, हम आपका साथ हमारे साथ है, और आपका मतलब हमारे कंधे हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमारा सिर आपके हाथ, हमारा मतलब हाथ आपके सिर पर रहेगा हमेशा। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ से निकाला ओल्ड को बुजुर्ग से, ऑन को पर से, यंग को युवा से, शोल्डर को कंधा। अब क्या है कि ऐसे मतलब आप जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स का या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का हमारे ऊपर हमेशा क्या रहता है, हाथ रहता है, किस पर, हमारे सर पे। तो इसी तरह से हम याद करेंगे। तो हमेशा हम अगर ऐसे, अगर हमारे पेरेंट्स हमारा सपोर्ट करें या हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे साथ जो हमारे अंदर जो गुण आएंगे वो कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, और हम अपने उम्र से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। तो यही सेंस निकलता है। जैसे एन ओल्ड हेड मतलब एक ऐसा पुराना सिर, ऑन यंग शोल्डर मतलब नए यंग शोल्डर्स पे कैसे रहे, बुजुर्गों का हाथ रहे। तो इसी तरह से हम इसे याद कर लेंगे, और इसका मतलब होता है अपनी उम्र से परे या बुद्धिमान होंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है एन ऑलिव ब्रांच। अब आप जानते हैं ऑलिव ऑयल तो सबने सुना होगा, ठीक है, जैतून का तेल। अब जैसे ऑलिव यहाँ लिखा हुआ है, मैंने देखा है ऑलिव को मैंने हिंदी में लिख दिया जैतून, ब्रांच का मतलब शाखा। अब जैसे इसका इंग्लिश में मीनिंग लिखा है मैंने पीस या रिक्वेस्ट, या पीस या ट्रीटी, शांति का अपील। देखिए जहाँ ऑलिव के पेड़ होते हैं ना, वहाँ हमेशा शांति शांति रहती है। आप एक चीज़ कहीं से भी सुन सकते हैं, या ऑलिव के पेड़ होते हैं वहाँ पे हमेशा क्या रहती है, शांति रहती है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम इसको याद कर लेंगे कि पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, विवाद या जड़ की जड़। अब एक बात बताइए, आप अपने घर में एक सेब लेकर आए, ठीक है, सबके घर में सेब आता है। आप अपने घर में एक सेब लेकर आए और आपके 4 या 5 भाई बहन हैं, और आपने सबको क्या कर दिया, किसी को नहीं दिया, और आपने अकेले वो सेब खा लिया, ठीक है। अगर आपने वो सेब अकेले खा लिया, तो आप सब में और भाई बहनों में सब में क्या हो जाएगा, मनमुटाव या झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से मैंने इसमें से निकाला है एप्पल को एप्पल से, ऑफ को का से, डिस्कार्ड को मैंने निकाला यहाँ से मनमुटाव या अनबन, ठीक है। तो हम इस तरह से याद कर लेंगे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड को, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैंने आपको तरीका बताया है याद करने का, ये कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इनका, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ इनको ट्रिक्स याद करने की, कि किस तरह से हम इनको हमेशा के लिए याद रखें, कि आप इन्हें कभी ना भूलें। आपको अब इन्हें रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इन्हें एक बार देख भी लेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो एप्पल याद आएगा कि मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बहनों को सेम नहीं दिया, वो सब चीज़ें आपको दिमाग में क्लिक कर जाएंगी एप्पल को देख के, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है, एप्पल ऑफ वंस आइज, वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन, अति प्रिय वस्तु या बहुत प्यारा। एक बात बताइए कि एप्पल एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन, अति वस्तु, बहुत या प्यारा। एक बात बताइए, एप्पल को मैंने यहाँ से निकाला है एप्पल से, सॉरी, एप्पल को मैंने यहाँ से एप्पल से निकाला है। वन साई माने
मैंने यहाँ से वंस को मैंने यहाँ से अपनी, और आई को मतलब आँख से। अब देखिए हम अपने माँ माँ पापा के कैसे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आँखों के क्या होते हैं, तारा होते हैं। तो इसी तरह से हम इसे लिंक कर लेंगे कि इस तरह से लिंक करेंगे कि हम अपने पेरेंट्स के क्या हैं, बहुत ज़्यादा डियरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा क्या हैं, डियरेस्ट हैं हमें। हम अपने माँ बाप के क्या है, डियरेस्ट पार्ट हैं, उनकी आंखों के क्या हैं, तारे हैं। तो इसी तरह से हम अपनी आंख, ठीक है, किस तरह से माँ बाप की आंखों के लिए कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा 10 ईडियम्स को देखा कि हमने किस तरह से इनको याद किया है। देखिए ये तरीका है याद करने का, आपको एग्जाम्स में जाके बस इनके मतलब पता होनी चाहिए, आपको एक क्लिक करना चाहिए कि क्या ट्रिक्स थी इनको याद करने की, बस आपको वो चीज़ आनी चाहिए। लेकिन एग्जाम आफ्टर जॉब आपसे कोई इनका मतलब नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने से मतलब है कि आप एग्ज़ाम को किस तरह पढ़ के पास कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमें आज के टाइम में क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वोकेबलरी याद करने में, वोकेबलरी याद नहीं होती सबके। मोस्टली मेरे पास कमेंट्स आते हैं, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि मैम हमें ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिससे हम क्या करें, वोकेबलरी याद कर ले। क्योंकि ऐसा होता है कि आज हमने वोकेबलरी याद कर ली और कल हम उसे याद करते हैं, फिर से बोलते हैं, तो हम उसे भूल जाते हैं, हमारा जितना भी याद करने का टाइम है वो सारा वेस्ट हो जाता है। ऐसा हमें इसलिए करना नहीं है। हम इसी तरह से पूरी ईडियम्स, देखिए हम किस तरह से पढ़ेंगे। ईडियम्स हो गए, सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, वन वर्ड्स हो गए, हम इन्हें इस तरह से याद करेंगे विद ट्रिक्स के साथ, हमें हंसी भी है, मज़ा भी है, और हमें याद भी हो जाए। आपको लग रहा होगा आपने 10 ईडियम्स याद कर लिए और आपको पता भी नहीं चला, अब आप इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। आप भले ही एक बार ट्राई कर सकते हैं, इनको कहीं लिख के देख लीजिए और इनका मीनिंग लिख लीजिए और अपने खुद से ट्रिक्स बनाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने इन्हें याद कर लिया। ऐसे ही हम सारी वोकेबलरी को याद करेंगे, हम कंप्लीट 10 से 12 हज़ार वोकेबलरी याद कर लेंगे। मैं बहुत बड़ी अमाउंट बता रही हूँ ये, आई नो, लेकिन हम इन्हें इसी ट्रिक से याद करेंगे। 10 से 12 हज़ार मीनिंग्स आपके लिए काफ़ी इनफ रहेंगी, इनसे आपका आराम से एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो, विद ट्रिक्स के साथ। हम आपको इसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, ईडियम्स कंप्लीट करा देंगे। आप बस एक बार बस इन चीज़ों को फॉलो करिए, इन ट्रिक्स को फॉलो करिए, फिर आप देखिए आपके लिए वोकेबलरी इतनी आसान हो जाएगी कि आप इसे भूल भी नहीं पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ ईडियम्स के सिर्फ 10 एग्जाम्पल्स लिए, लेकिन हम आगे इन्हें कंटिन्यू करते रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह से टोटल ईडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जो पार्ट 1 आपको देखा होगा, मैंने आपको बताया कि इस बुक का पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो ईडियम्स हैं उन सबको कवर करेंगे। फिर हम इनके एक रिपीट सेशन लेकर आएंगे, जिससे हम रिवीजन सेशन लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर ईडियम्स लिखूंगी और आप उनका मतलब बताएंगे, इस तरह से चलेगा। देखिए आगे आगे कितना मज़ा आता है वोकेबलरी सेशन में। ये रहा हमारा वोकेबलरी सेशन ईडियम्स के लिए। अब हम लेकर आएंगे एक सेशन सिनोनियम्स का, फिर उसके बाद लेकर आएंगे एंटोनियम सिनोनियम्स, एक लेकर आएंगे एंटो, एक आएगा सिनोनियम्स, एक आएगा वन वर्ड, फिर आएंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, कुछ आएंगे फ्रेजल वर्ब्स, कुछ आएंगे रूट वर्ड्स। मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन वोकेबलरी को लेके कभी नहीं रुकेगा। जो बच्चों के डाउट्स होते हैं ना वोकेबलरी को लेके, सबसे मेन पार्ट होता है वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, सबसे मेन चीज़ होती है वोकेबलरी। और ज़्यादातर मोस्टली जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में रिपीटेड ही वोकेबलरी आती है, तो हम वो सब देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने बता दिया आपको हम किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए हम कल एक नया सेशन लेकर आएंगे सिनोनियम्स पे, फिर एक एंटोनियम्स पे लेकर आएंगे, फिर वन वर्ड पे लेकर आएंगे, इसी तरह से सारे के सारे लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका सेशन चला करेंगे। ये रही वोकेबलरी रिलेटेड क्लासेस। अब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे ग्रामर पे, कि हम ग्रामर आपके साथ कैसे डील करेंगे। बाकी का अभी इतना ही, आगे के लिए आप हमें हमारे चैनल पे फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।